Okay. Good morning, students. In last lecture we studied about functions. तो functions की बात हम कर रहे थे, कल हमने एक simple sum का function बनाया था. Now let us continue with the functions. हमने पढ़ा था a function can be called multiple times. So let's call a function multiple times. कल जो function हमने बनाया था void sum, जो दो parameters जिसके थे integer type के, और वो sum हमें करके वहीं पे प्रिंट करा दे रहा था इन दैट फंक्शन. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, वेरिएबल दो वैल्यूज ली थी यूजर से, एंटर वन वैल्यू val1, एंटर अनदर वैल्यू val2, और फिर सम फंक्शन हमने कॉल किया था. नाउ लेट अस सी हम कैसे दोबारा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. आप कितनी भी बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. सपोज मैंने यूजर से इस सम फंक्शन के बाद फिर से वैल्यूज एंटर करने को कहा, तो फिर से जब यूजर एंटर करेगा तो कुछ और वैल्यूज होंगी. तो अब हम सम फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं यहाँ पे. ठीक है, सम फंक्शन वही फंक्शन है जो हमने यहाँ पे बनाया है, जो क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है और उन दो पैरामीटर्स का सम प्रिंट कर रहा है. तो सम फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल, यानी टू टाइम्स हियर. आप तीन बार, कितने भी बार उसे कॉल कर सकते हैं. लेट अस रन दिस. हम इसे रन करते हैं तो हम देखते हैं कि नाउ फर्स्ट पहला कोड एग्जीक्यूट होगा, एंटर एनी वैल्यू, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी. तो आई एम गोइंग टू एंटर 5, देन एंटर एनी वैल्यू, सपोज मैंने एंटर किया 2. तो अब सम फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, जो कि पैरामीटर्स 5 और 2 पास करेगा और सम को प्रिंट करा देगा. 5 + 2 = 7. अगेन द मेन फंक्शन. अब जब मैंने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर में कि जब फंक्शन कॉल होता है और उसके बाद जब वो खत्म होता है तो कंपाइलर उसी लाइन पे वापस रिटर्न करके आ जाता है. तो सम फंक्शन कॉल हुआ, val1 val2 5 और 2, और ये सम प्रिंट होने के बाद कंपाइलर विल कम हियर एज वेल. तो कंपाइलर जो है वो 7 प्रिंट करने के बाद अगेन आस्किंग अ वैल्यू फ्रॉम मी. 7, एंटर एनी वैल्यू. लेट अस सपोज मैंने एंटर किया 10. तो 10 एंटर करने के बाद अब वो फिर से मुझसे अनदर वैल्यू पूछेगा. सपोज मैंने एंटर किया 5. तो अब सम फंक्शन कौन सी वैल्यू से कॉल होगा, 10 and 5, दैट विल बी टू 15. ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, 15. ठीक है, तो अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स. ये हमने प्रूफ कर दिया. हमने एक फंक्शन कॉल किया 2 बार, आप 3 बार 4 बार भी उसे कॉल कर सकते हैं. बट द कंडीशन शुड बी कि आप जब उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे पैरामीटर सेम होने चाहिए. val1 val2 मैंने यहाँ पे पास किए, val1 val2. जरूरी नहीं है कि मैं val1 val2 यहाँ पे num1 num2 दो न्यू वेरिएबल्स लेके, लेकिन पास करने के लिए जो कंडीशन है वो पैरामीटर्स जो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में डिफाइन किए हैं कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स ही लेगा इंटीजर टाइप के, वही दो पैरामीटर्स होने चाहिए. अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स. नाउ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन की हमने कल बात करी थी. C++ फंक्शन दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन. ये हमने कल देखा था कि मेन में अगर मैंने फंक्शन एक कॉल किया है और उसके ऊपर उसका प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं किया है तो कंपाइलर को कहेगा कि यहाँ पे आई डोंट नो द फंक्शन माय फंक्शन. उसको नहीं पता है कि ये माय फंक्शन क्या है, तो देयर विल बी एन एरर. तो उसका तरीका क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी गिवन. इसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं. इट शुड बी गिवन बिफोर मेन. जब हम मेन को कॉल कर रहे हैं, सॉरी मेन पे आ रहे हैं, तो उससे पहले हम उस फंक्शन का प्रोटोटाइप कंपाइलर को बताते हैं कि ये एक फंक्शन जो है ये हम मेन में कॉल करने वाले हैं. तो कंपाइलर विल गो टू द फंक्शन, रीड इट, वो समझ जाएगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है. और जब मेन एग्जीक्यूट होगा, जब वहां पे हम माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. ये होता है प्रोटोटाइपिंग, दिस इज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, एंड दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. हमने बनाया है फंक्शन, डिफाइन किया है. तो जब फंक्शन कॉल होगा तो कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन हमने प्रोटोटाइप जो है वो मेन के ऊपर दिया हुआ है. दिस शुड बी द मेथड यू आर गोइंग टू यूज. हम फंक्शन को प्रोटोटाइप देंगे मेन के ऊपर और बनाएंगे उसको मेन के नीचे. आप मेन के ऊपर भी बना सकते हैं बट मेन के नीचे बनाना ज्यादा बेटर वे ऑफ कोडिंग होता है. नाउ द पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन. कल हमने दो टाइप का फंक्शन सम को दो तरीके से बनाया था, विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर्स एंड आफ्टर पासिंग पैरामीटर्स. इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शंस एज अ पैरामीटर. ठीक है, अगर हमें फंक्शंस को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम पैरामीटर्स के थ्रू ही दे सकते हैं. दूसरा तरीका मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर में कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं, उसको पास करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज वो ग्लोबल है तो वो हर फंक्शन में जहाँ पे वो डिफाइन हुआ है उसके बाद हर फंक्शन में वो एक्सेस हो सकता है. बट दिस इज नॉट अ गुड वे.
फंक्शन को कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने के लिए वी शुड यूज पैरामीटर्स. पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शंस. ठीक है, हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं वो उस फंक्शन के वेरिएबल्स बन जाते हैं. जैसे हम मेन में डिफाइन करते हैं इंट val1 val2. अब मैंने अगर वो val1 val2 हमने सम में अभी पास किए एक फंक्शन सम में, तो वहां पे उन दोनों को पैरामीटर्स में जब डिफाइन किया हुआ है तो फिर उनको नीचे अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पैरामीटर्स में न्यूली डिक्लेयर होते हैं. तो पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन. पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस. अभी हमने किया था. तो यहाँ पे void रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम जो भी आपको रखना है. पैरामीटर 1 उसका डेटा टाइप देना बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे. यहाँ पे जब हम फंक्शन को बनाते हैं तो पैरामीटर का डेटा टाइप भी बताते हैं, क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं. मैंने अभी आपको बताया कि पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन. पैरामीटर 1 उसका डेटा टाइप, 2 उसका डेटा टाइप, 3 उसका डेटा टाइप. You can add as many parameters as you want, just separate them with a comma. आप कितने भी पैरामीटर्स एक फंक्शन में पास कर सकते हैं, आपको कॉमा से सेपरेट. पुराने ओल्डर वर्जन्स में 256 की शायद लिमिट थी, न्यूअर वर्जन्स में मुझे देखना पड़ेगा. बट द फंक्शन आप इतनी जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है. वी कैन पास एन एरे. अगर हमें ज्यादा 1000 वैल्यूज पास करनी है तो वी कैन पास एन एरे. तो you can add as many as parameters as you want. ठीक है, आप उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन होता है जिसे हम पैरामीटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफॉल्ट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. अभी मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाऊंगी पैरामीटर्स वाला, जो हमने कल बनाया भी था अभी सम. नाउ व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स. होता क्या है, समटाइम्स वी नीड कि जैसा कि हम C++ में आगे करेंगे, कभी कभी हमें पैरामीटर्स जो है वो पास ऐसा फंक्शन चाहिए होता है कि हम पैरामीटर्स पास करें तो जो वैल्यू पास करें वो उसमें यूज हो, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो. और अगर हम पैरामीटर्स पास ना करें तो एक डिफॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है और किसी की जो है वो DA हमने हम कभी हमें पता है हम डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं, या फिर कभी हमें पता है कि कुछ नहीं होगा तो हम नहीं डालेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. इस तरीके की कोई कंडीशन की कोई पैरामीटर अगर यूजर नहीं डालता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाए. इस तरीके के डिफॉल्ट पैरामीटर्स कभी हमें जरूरत पड़ती है. तो void my function string, एक फंक्शन बनाया my function string is a data type in C++. ठीक है, कंट्री एक वेरिएबल है, पैरामीटर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है नॉर्वे. आप ऐसे int a assign 5 ऐसे भी ले सकते हैं. तो एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू नॉर्वे है, डिफॉल्ट. ये डिफॉल्ट हमने जब फंक्शन बनाया है हमने तभी डाल दी है. अब सी आउट हम कर रहे हैं कंट्री को. अब मेन में आते हैं. जब फंक्शन माई फंक्शन को मैंने कॉल किया, पैरामीटर में मैंने भेजा स्वीडन, तो कंट्री में क्या आएगा, स्वीडन आ जाएगा. पैरामीटर पास हुआ स्वीडन और वो कंट्री में आ गया. अब प्रिंट क्या होगा, स्वीडन. अब फिर माई फंक्शन कॉल हुआ इंडिया से, तो इंडिया पैरामीटर पास किया, कंट्री में आ गया इंडिया, प्रिंट हो जाएगा इंडिया, क्योंकि सी आउट हमने कंट्री कर रखा है फंक्शन में, इसलिए प्रिंट हो रहा है इंडिया. माई फंक्शन यहाँ पे देखो, जब हमने बिना किसी पैरामीटर के पास किया तो क्या होगा, माई फंक्शन तो कॉल होगा लेकिन उसके कंट्री में नॉर्वे आ जाएगा, तो नॉर्वे प्रिंट होगा. और माई फंक्शन यूएसए भेजेंगे तो कंट्री में यूएसए आएगा और यूएसए प्रिंट होगा. तो ये हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर होता है. कि डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब होता है हमने जब फंक्शन बनाया तभी हमने एक डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया, और वो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कर रहा है, जब हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो वो एज अ वेरिएबल वैल्यू एक्ट कर रहा है. ओके, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं. सबसे पहले रिटर्न वैल्यूज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिटर्नेबल फंक्शन भी बना के दिखाती हूँ. द void कीवर्ड. अभी तक हमने जो फंक्शंस बनाए, सम का भी बनाया है, जितने फंक्शंस पढ़े वो void रिटर्नेबल थे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे. द void कीवर्ड यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल क्या इंडिकेट करता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे हैं या उसे कॉल कर रहे हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू. इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू, अगर आप चाहते हैं कि सम करने के बाद वहां प्रिंट ना हो, मुझे वापस मिले, उस सम के साथ आपको कुछ करना है. जैसे सैलरी कैलकुलेट करनी है, मैंने पास किया बेसिक, DA, HRA, और सैलरी कैलकुलेट होके वो फंक्शन मुझे सैलरी रिटर्न कर दे. फिर मुझे उसमें चेक करना है कि सैलरी अगर इतने से ज्यादा है तो ये करना है, इतने से कम है तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है सपोज. तो फंक्शन से मैं कुछ चाहती हूँ रिटर्न, तो क्या, इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू यू कैन यूज अ डेटा टाइप. जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करेंगे उस टाइप का डेटा टाइप आपको रिटर्न टाइप में लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ void. ठीक है,
और रिटर्न कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिटर्नेबल फंक्शन बना दिया और लास्ट में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो भी एरर आएगी। तो देखते हैं कैसे बनता है। इंट, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। इंट इज अ रिटर्न टाइप, माय फंक्शन इज द नेम, और वो एक पैरामीटर भी ले रहा है। तो ये जरूरी नहीं है आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। जब आप फंक्शंस पे काम करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न में पैरामीटर ही ले, या फिर पैरामीटर है तो रिटर्न टाइप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस फंक्शन इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू टेकिंग अ पैरामीटर इंट एक्स, और वो क्या कर रहा है, x में 5 का इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर दे रहा है। तो जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगी मेन में, सी आउट माई फंक्शन मैंने पास किया 3, ठीक है। आप ऐसे भी देखो फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्योंकि सी आउट क्या करेगा, सी आउट क्या करता है, कुछ प्रिंट करता है। अब वो क्या प्रिंट करेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी फंक्शन कॉल होता है कंपाइलर उस फंक्शन में जाता है, और जब फंक्शन एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाता है, जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो फंक्शन रिटर्न करेगा 3 भेजा है, x आया में आया 3, 5 + 3 8, फंक्शन 8 रिटर्न करेगा और कंपाइलर उसे वहीं पर वापस लाके रख देता है। तो यहाँ पे 8 रख देगा कंपाइलर, तो सी आउट क्या होगा, 8। तो आउटपुट आएगा 8, ठीक है। ये ब्रैकेट में 5 + 3 ऐसा नहीं आएगा, आउटपुट विल बी 8। Now let us make a code of a function with some return value, ठीक है, बनाते हैं। तो सपोज मैं सम को ही आपको करके दिखा देती हूँ कि एक फंक्शन है सम, जो 2 वेरिएबल्स ले रहा है, 2 नंबर्स ले रहा है और उनका सम रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। 2 इंटीजर्स का सम इंटीजर होगा। अगर आप फ्लोट चाहते हैं तो पॉइंट लगा देगा, वो फ्लोट में रिटर्न कर देगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या वैल्यू रिटर्न करवानी है। अब जब मैंने इंट सम इंट ले लिया, यहाँ पे मैंने ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप। तो मैंने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप लिख दिया है। तो यहाँ पे जब उसे बनाया है, अगर मैं रन करूंगी एरर आएगी। यहाँ पे बनाया में वॉइड नहीं हो सकता, यहाँ पे भी क्या होगा, इंट। अब जब हमने डिक्लेयर किया इस फंक्शन को, तो डिक्लेयर करने में भी उसका रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। अब अगेन एरर आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न होना चाहिए। जब फंक्शन रिटर्न टाइप है, रिटर्नेबल है, तो रिटर्न जरूर करेगा वो वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे सी आउट नहीं करवा रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न कर दो वैल्यू, क्या रिटर्न करो, वेल 1 प्लस वेल 2, यानी कि सम रिटर्न कर दो। 2 पैरामीटर्स जो आपको भेजे गए हैं उनका सम रिटर्न कर दो। तो ये सिंपल फंक्शन है जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप कितना भी बड़े से बड़ा फंक्शन बना सकते हैं। आप 5 पैरामीटर्स लीजिए, जैसे सपोज आप 2 वैल्यूज हैं, अब दोनों में से बिगर कौन है, या फिर 3 वेरिएबल्स में से बड़ा कौन है, वो पूरा कोड आप लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा कोड आप लिखेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। जो वैल्यू बड़ी आई उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि छोटा सा ही होता है, फंक्शन में कितनी भी लाइन ऑफ कोड हो सकती है। अब देखते हैं हमने रिटर्नेबल टाइप फंक्शन बना दिया, तो इसको कॉल करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज यूजर से ली है और सम को कॉल करा है। पहले मैं आपको इसको ठीक करके दिखाती हूँ, बिल्ड करके। हमारा जो पैरामीटर है, हमारा जो फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे जब कंपाइलर इसे कॉल करेगा, तो कंपाइलर कहेगा कि ये जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसे मैं कहाँ दूं, उसे किसको दूं। तो 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं। जब फंक्शन कॉल होगा, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो सी आउट के यहाँ पे रख देगा। मतलब जो सम आएगा वो यहाँ पे कंपाइलर, जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन में वेल 1 वेल 2 जाएंगे और रिटर्न होके आएगा यहाँ पे सी आउट, वो आंसर जो है वो सी आउट हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेती हूँ सम नाम से, ठीक है। अब ये सम नाम का वेरिएबल है, ये फंक्शन नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इंटीजर सम में और फंक्शन सम में, ठीक है। तो इसको मैं ऐड भी ले सकती हूँ, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐड ले लिया मैंने। और यहाँ पे अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी फंक्शन कॉल होगा, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो वैल्यू हमें किसी वेरिएबल में पकड़नी पड़ेगी। तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, ऐड असाइन सम। फंक्शन, रिटर्नेबल फंक्शन जब भी कॉल होता है वो किसी ना किसी वेरिएबल में असाइन जरूर होता है। अब ये जो ऐड असाइन सम है, तो मैं क्या करूंगी, इसे सी आउट कराऊंगी। तो सी आउट ऐड, तो अब हमारा जो सम है वो ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ रन हम इसे रन कराते हैं इस कोड को। तो अब हम देखते हैं, हमने एक रिटर्नेबल फंक्शन बनाया है जिसको हम 2 तरीके से आउटपुट उसका रिसीव कर सकते हैं। एक तो सी आउट को देंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और ऐड को देंगे तो हमें ऐड को प्रिंट कराना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा
यूज आस्क करेगा कंपाइलर एंटर एनी वैल्यू, मैंने किया 12, एंटर अनदर वैल्यू, मैंने किया 2। तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है सम वेल 1 वेल 2, वो सी आउट को रिटर्न कर रहा है। तो 14 आ गया, ठीक है, यहाँ पे सीधे 14 लिख दिया मैंने, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है मैंने, द रिजल्ट इज द सम इज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 14 रिजल्ट आ गया। अब अगेन एंटर एनी वैल्यू, सपोज मैंने किया 5, एंटर एनी वैल्यू 4। तो अब ये जो सम आएगा वो ऐड में आएगा, यहाँ पे सम आएगा ऐड में और ऐड प्रिंट होगा, तो 9 आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हम दो तरीके से, जो रिटर्नेबल फंक्शन होता है उसको हम दो तरीके से उसकी वैल्यूज को कैच कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ यूजिंग सी आउट, ठीक है। तो यूजिंग सी आउट द सम इज दिस, यूजिंग सी आउट सम इज जो भी आएगा, और यहाँ पे मैंने ऐड को प्रिंट कराया, तो यूजिंग ऐड सम इज ऐड, इस तरीके से हमने प्रिंट करा दिया आउटपुट। अब दोनों तरीकों से आपको वहीं पे समझ में आएगा कंसोल में कि कैसे हमारा कौन वाला फंक्शन कॉल हुआ है। सबसे पहले एंटर एनी वैल्यू 2, एंटर एनी वैल्यू 3, यूजिंग सी आउट द सम इज 5, ठीक है। सी आउट से हमने सीधे फंक्शन को कॉल किया, सम इज 5। नाउ अगेन द वैल्यू इज 6 एंड 7, तो यूजिंग ऐड, जब हमने ऐड में ली वैल्यू तो द सम इज 14। तो इस तरीके से हम रिटर्नेबल फंक्शन को दो तरीकों से कॉल कर सकते हैं, बट इट इज मैंडेटरी कि जब भी फंक्शन रिटर्नेबल होगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में वैल्यू देगा, तो चाहे ऐसे चाहे सी आउट में आप उसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। तो रिटर्नेबल फंक्शन को कॉल करने का तरीका अलग होता है, और नॉन रिटर्नेबल फंक्शन को हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक असाइनमेंट में दे रही हूँ, आप एक फंक्शन बनाएंगे जो कि 4 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर को रिटर्न करेगा।